हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में डीटीएस क्लासेज में। तो आज हम शेयर करने वाले हैं बीएड सब्जेक्ट ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो को तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि इसका PDF दे दूँ, तो आप PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। बाकी चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन है सूचना की परिभाषा, प्रकृति और विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। या इस क्वेश्चन को देखिए और भी कई तरीक़ों से पूछ सकता है, मतलब सूचना और ज्ञान से रिलेटेड, जैसे ज्ञान एवं सूचना में अंतर स्पष्ट करें एवं शिक्षण अधिगम हेतु इसके निहितार्थ को लिखें, या ज्ञान एवं सूचना में भेद कीजिए। तो शॉर्ट के क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, जैसे ज्ञान सूचना में भेद पूछ सकता है। लॉन्ग में किस तरह से ज्ञान और सूचना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जितने क्वेश्चन हैं आपको सारे जो है इसके आंसर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सूचना। तो सूचना क्या होता है पहले हम यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूँगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। शब्द भी क्या है और इसका मीनिंग क्या है, तो सब कुछ एक साथ आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे सूचना पद का अर्थ किसी को कोई ज़रूरी बात बताना, कहना, समाचार सुनाना किसी को, या अपने आप को या आपको बताई गई बात आदि सब सूचना कहलाती है। इसका मतलब आप समझिए, जैसे हम स्कूल जाते हैं, अपने कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई मतलब जैसे हमको अध्यापक को ये चीज़ बतानी कि कल एग्ज़ाम होगा, तो वो आपको बताता है। कोई ज़रूरी बात जैसे होती है वो आपको बता देता है। या फिर तुम अपने पापा से ये कह देना कि ये काम जो है यहाँ पे आके मीटिंग कर लें, या पेरेंट्स टीचर मीटिंग अगर स्कूल में हो रही तो वहाँ आ जाए। तो किसी बात को कहना, यदि कोई ज़रूरी बात कहना, बताना, या आप किसी दूसरे को समाचार सुना रहे हो, या कोई और आपको जो है कोई बात बता रहा है, तो ये सारा सब क्या है, ये सब होता है सूचना। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि सूचना क्या होता है। हम किसी से कोई ज़रूरी बात कह रहे हैं या बता रहे हैं, या उसे कोई समाचार सुना रहे हैं कि पता है इस तरह आज ऐसा हो गया, या यहाँ पर ये चीज़ ऐसे हो रहा है, कोई ज़रूरी चीज़, या किसी को या आपको बताई गई बात, यानी कोई अगर हमको भी कोई बात बता रहा है, या कोई किसी और व्यक्ति को कोई बात बता रहा है, कोई ज़रूरी बात, तो वो सब सूचना के अंतर्गत ही आती हैं। अब है कि सूचना जो है वो किस शब्द से मतलब निकला है या बना है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो सूचना अंग्रेजी के शब्द इन्फॉर्मेशन का हिंदी रूपांतरण है, जो फॉर्मेटिया अथवा फोरम शब्द से बना है। ये दोनों ही शब्द वस्तु के आकार व स्वरूप प्रदान करने के अभिप्राय को व्यक्त करती हैं। मतलब चाहे फॉर्मेटिया हो चाहे फोरम हो, ये दोनों जो शब्द हैं वो वस्तु के आकार या किसी वस्तु को स्वरूप प्रदान करने का काम करती हैं, और इन्फॉर्मेशन जो है वो इसी से निकला है। तो अब हम बात करते हैं कि साधारण अर्थ में सूचना का मतलब क्या है। तो सूचना से तात्पर्य विचारों का आदान प्रदान करने से लगाया जा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि स्कूल में आपको टीचर कोई बात कह रहा है, कोई ज़रूरी बात, तो वो अपने विचार जो है वो आपसे मतलब बता रहा है। तो एक आदान प्रदान की जो क्रिया है वही क्या हो सकती है, वो हम सूचना, उससे उसका तात्पर्य हम सूचना से लगा सकते हैं। तो सूचना का तात्पर्य क्या है, विचारों का आदान प्रदान करने से है। आगे बढ़ते हैं। तो जब किसी दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के द्वारा एक दूसरे को ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो निश्चय ही इस ज्ञान को सूचना की संज्ञा दी जाती है। जैसे कुछ फ्रेंड है अलग अलग जगहों पे हैं, क्योंकि हर जगह फैसिलिटी उतनी नहीं है कि हर एक चीज़ वो खुद से अवेलेबल कर पाए। तो अगर वो अपने दोस्त से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है, मतलब कोई जानकारी ले रहा है, इन्फॉर्मेशन ना कहें, अगर वो जो दूर कोई दोस्त है वहाँ से उसकी मदद से कोई ज्ञान प्रदान कर रहा है या ज्ञान ले रहा है, तो ये जो ज्ञान होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, सूचना के अंतर्गत। क्योंकि वो किसी ज़रूरी बात को कहना, किसी ज़रूरी बात को बताना भी क्या है, सूचना ही होता है। तो इसलिए हम इस ज्ञान को भी क्या कहेंगे, सूचना ही कहेंगे। अतः हम कह सकते हैं किसी अभिष्ट व्यक्ति के द्वारा आवश्यक संदेश को प्राप्त करना और उसको समझना ही सूचना है। जैसे वही टीचर वाली बात, टीचर आपको कोई बात, ज़रूरी बात बता रहा है या कह रहा है आपसे, तो किसी अभिष्ट व्यक्ति के द्वारा आवश्यक संदेश को प्राप्त करना। और ऐसा नहीं कि बात सुना और उसे हम इग्नोर कर दिए। टीचर ने हमें कहा कि कल तुम्हारा एग्ज़ाम है और हमने इग्नोर कर दिया, हम उसको ध्यान ही नहीं दे रहे कि कल मेरा एग्ज़ाम है।
तो उस चीज़ को समझना भी मतलब होना होता है। ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दिया, सुना ही नहीं, या फिर उसको अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया, तो इसको हम नहीं कहेंगे कि ये सूचना है, क्योंकि वो हमारे तक पहुंचनी भी तो चाहिए, हम उसे समझे तो कि हाँ हमारे तक ये बात आई हुई है। तो इसलिए क्या होता है कि जो हम किसी अभिष्ट व्यक्ति से अगर हम कोई चीज़ मतलब कोई संदेश प्राप्त कर रहे हैं, तो वो संदेश प्राप्त भी करना और उस संदेश को समझना, ये दोनों चीज़ें हैं जो है वो सूचना के अंतर्गत आती हैं। सूचना मानव बुद्धि का अदृश्य उत्पाद है, जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही महसूस किया जा सकता है। सूचना को केवल अभिव्यक्त किया जा सकता है। जैसे कोई बात, ये तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जैसे हमारे टीचर ने हमको कोई बात बताई, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल इसलिए लेके चल रही हूँ कि सारे डाउट्स आपके जो क्लियर हो जाए। या फिर आप अपने एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त से कोई ज़रूरी बात कह रहे हैं, तो क्या वो आपके उस बात को देख सकता है? नहीं देख सकता। सुन सकता है या वो कर सकता है, महसूस कर सकता है। सुन तो मतलब हम बताएंगे तो सुनेगा ही, मतलब महसूस कर सकता है कि यार ये मुझसे ये बात कहने वाला है। ऐसा नहीं होता है। जब हम कोई सूचना किसी को देते हैं तो वो सूचना कैसा होता है? अभिव्यक्त होता है, यानी हम अभिव्यक्त करते हैं उस सूचना को। इसीलिए कहा गया है कि सूचना को केवल अभिव्यक्त यानी किसी के सामने समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, इसका मतलब ये होता है। अब हम बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की। तो यहाँ पे मैंने 2 परिभाषा रखा है। एन बैल्किन के अनुसार तो सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तन करने की क्षमता होती है। जे बीकर के अनुसार किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। तो मैंने 2 इजी लोगों की परिभाषाएं रखी हैं, तो आप इसमें से एक भी तैयार कर सकते हैं, 2 भी तैयार कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इस प्रकार सूचना से अभिप्राय ऐसे ज्ञान से है जो किसी विशेष तथ्य, विषय अथवा घटना से संबंधित हो और वह संप्रेषणी हो। संप्रेषण का मतलब किसी दूसरे तक पहुंचाया जा सके, आदान प्रदान किया जा सके। तो सूचना ऐसा ही होना चाहिए कि सूचना क्या है? एक तरह का ऐसा ज्ञान है जो किसी भी विशेष बात को, किसी विशेष विषय को या किसी विशेष घटना से वो संबंधित हो, यानी जुड़ा हुआ हो उस चीज़ से, और वो कहीं ना कहीं आदान प्रदान करने योग्य हो, संप्रेषण करने योग्य हो। तो ये हमारी हो गई सूचना। अब हम कुछ प्रकृति की बात कर लेते हैं कि सूचना की प्रकृति होती कैसी है। तो सूचना की प्रकृति के संबंध में विभिन्न तथ्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? पहला, सूचना परिस्थिति के अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है। अगर हम बहुत सारा सूचना क्या है, देखिए छोटे छोटे, कल आपका एग्जाम है, कल अपने पेरेंट्स को बुला के लाना, ठीक है यार, कल मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाना है, ऐसा होता है ना। तो ये जो सूचना है वो कैसा होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है परिस्थिति के अनुसार। सूचना किसी संगठन के नियम निर्धारण में आवश्यक होती है। जैसे कोई भी संगठन का नियम अगर हमें निर्धारित करना है तो उसमें जो सूचना है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सूचना क्या है? किसी भी संगठन के नियम निर्धारण में आवश्यक होती है। जैसे हमने नियम बनाया कि स्कूल का नियम है कि आपको यूनिफॉर्म में आना है, आपको टाई और बेल्ट लगा के आना है, इस तरह होता है ना। तो ये क्या है? नियम हम निर्धारित कर रहे हैं, तो उसमें सूचना जो है वो बहुत आवश्यक होती है। तीसरा है, सूचना का आदान प्रदान विस्तार व संक्षिप्त किया जा सकता है, यानी सूचना को हम आदान प्रदान कर सकते हैं, एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। हम सूचना का विस्तार कर सकते हैं, उसे छोटा कर सकते हैं। हमें कोई सूचना देना है छोटी सी बात को, बस सबको बता दीजिएगा कल एग्जाम है, तो अध्यापक कहता है कल एग्जाम है, आप सभी लोग अपना अपना ये चैप्टर तैयार करके आइएगा, या कल टेस्ट है, इस चैप्टर का टेस्ट है, उसे थोड़ा सा विस्तार कर लिया। या फिर बहुत विस्तारित चीज़ है, उसको छोटे में बता दिया। राम मंडली होने वाला है या कुंभ मेला लगने वाला है, तो बस उसके बारे में बहुत डिटेल में बता के कल यहाँ पर कुंभ मेला लगने वाला है, लोग खुद जान गए। तो एक एग्जाम्पल है ये समझने का कि सूचना का आदान प्रदान भी हो सकता है, उसे विस्तार भी किया जा सकता है, उसे संक्षिप्त भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कंडीशन के अनुसार, जहाँ पे जैसी ज़रूरत हो। तो ये 3 पॉइंट आपने देख लिए। चौथा है, सूचना सामयिक और क्षणिक होता है, यानी सूचना जो है ऐसा नहीं कि कल तुम्हारा एग्जाम है तो वो जीवन पर्यंत एग्जाम ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता ना। सूचना जो है वो सामयिक और क्षणिक होता है, यानी कि एक निश्चित समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है। अपने पेरेंट्स को बुला के लाना क्या है? ये एक सूचना है जो थोड़े समय के लिए है, हमेशा वो बच्चा अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाता रहेगा, ठीक। 5वां है, सूचना को परिमाणात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, यानी सूचना रिजल्ट नहीं देती है कोई चीज़ का। और 6ठा है, सूचना ज्ञान का एक भाग है, यानी कोई भी ज्ञान है, हम किसी चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाह रहे हैं ज्ञान, तो सूचना क्या है? उसका एक छोटा सा भाग होता है। देखो इसको आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे अगर हमारे विद्यालय में चलता है, जैसे कोविड को अभी लेटेस्ट चलते हैं, लेटेस्ट बात करते हैं, जैसे कोविड अभी आया था 2020-21, तो कोविड के बारे में बहुत सारी डिटेल है, लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन ये दिया गया कि आप मास्क लगा के रखें, डिस्टेंस बना के रखें, सोशल डिस्टेंस। तो ये सूचना है, तो ज्ञान का एक छोटा सा भाग होता है सूचना,
तो देखिए मैं पूरी तरह कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत समझा के पढ़ाऊँ। प्रीवियस अभी वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर समझाने मतलब अगर आपके अकॉर्डिंग अगर मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो टाइम तो लगेगा ही, तो ना आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि अभी और ज़्यादा धीरे धीरे समझाना चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो और मैं अच्छे से समझा भी पाऊँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, सूचना को प्रदर्शित करने के लिए संरचना की आवश्यकता होती है। यानी सूचना अगर हमको बताना है तो उसके लिए एक संरचना होती है कि इस तरह हम बताएंगे तभी सूचना जो है वो ज़्यादा कारगर होगी, या सब अच्छे तक बच्चों तक अच्छे से पहुंच पाएगी, बच्चे अच्छे से उसको समझ पाएंगे, या जिसको भी हम बता रहे हैं वो अच्छे से समझ पाएगा। तो उसी चीज़ के लिए कहा गया है कि सूचना को प्रदर्शित करने के लिए संरचना की आवश्यकता होती है। 8वां है, सूचना के मापन के लिए विशेष मापक की आवश्यकता होती है कि जो सूचना हमारे तक आई है वो सही है या नहीं, तो एक विशेष मापक की आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है। इसको आप देखिए इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे अभी ये हुआ कोविड के बारे में मैं लेके चल रही हूँ क्योंकि लेटेस्ट है, सबको पता है कोविड से रिलेटेड चीज़ें। तो ये है कि अब ऐसा नहीं कि कोविड के बारे में देखिए बहुत सारी भ्रांतियाँ भी आई थी कि इस तरह रहेंगे कुछ नहीं होता है, या फिर ऐसा होगा तब भी कुछ हो जाएगा। बहुत सारी भ्रांतियाँ आई थी कोविड को लेकर भी। अगर आपको खांसी है, नॉर्मल खांसी है, तभी लोग कहते थे नहीं तुमको कोविड हो गया है। तो एक वही चीज़ है कि सूचना के मापन के लिए विशेष मापक की आवश्यकता होती है कि जो सूचना है वो सही है या नहीं, कहीं गलत तरीके से नहीं पहुंच रही है या गलत तो नहीं पहुंच रही है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला है, सूचना समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। ऐसा नहीं कि सूचना जो है वो लाइफ टाइम बनी ही है। सूचना है तो वो ऐसा नहीं कि फिक्स होगी, सूचना जो है वो समय के साथ बदलती रहती है। अगर मेरा एग्ज़ाम कल है तो वो कल होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा एग्ज़ाम कल ही होगा। हो सकता है अब 1 महीने बाद एग्ज़ाम हो। जैसे ये होता है ना पोस्टपोन, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई एग्ज़ाम था होने वाला, वो पोस्टपोन हो गया, यानी वो आज नहीं होगा, अब वो किसी और डेट पे होगा। तो सूचना जो है वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। ऐसा नहीं कि सूचना फिक्स है, एक बार हो गया टाइम टेबल बन गया कि नहीं इस डेट पे एग्ज़ाम होना है तो होना ही है, ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशन ऐसी आ गई कि उस डेट पे एग्ज़ाम नहीं हो सकता तो एग्ज़ाम टल जाता है, और एग्ज़ाम जो टल गया वो क्या दिखाता है, वो हमको सूचना के माध्यम से बता दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम टल गया है, वो अब किसी और डेट पे होगा। तो सूचना जो है वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, अगला हमारा है, सूचना सार्वभौमिक है, मतलब सूचना जो है वो हर जगह व्याप्त है। ऐसा नहीं कि उसका एरिया लिमिटेड है, सीमित है, वो हर जगह मतलब व्याप्त है। 11वां हमारा है, सूचना का उपयोग अंतर्विषयक होता है। यानी सूचना ऐसा नहीं कि किसी एक विषय मतलब फिक्स होता है, ऐसा नहीं है, वो हर क्षेत्र में, यानी हर अंतर्विषय मतलब कई क्षेत्रों में वो जो है उपयोग होता रहता है। उसका कोई क्षेत्र जो है वो सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे जो है प्रकृति होती है विशेषता की, मैंने यहाँ पे 11 लिख दिए हैं, वो आई थिंक इतना इनफ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सूचना की विशेषताओं की। तो हेडिंग डालेंगे सूचना की विशेषताएं। तो सूचना की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, सूचना अपरिमित, वर्धनशील एवं अंतर्विषयी होता है। तो यहाँ पे बताया गया वही, मतलब ओवरऑल इसका मतलब ये होता है कि जो ये कई सारे विषयों के साथ जुड़ा होता है, ये इसका कोई क्षेत्र मतलब मिला जुला के ये कि ये हमेशा बढ़ता रहता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, सूचना हर एक जगह व्याप्त है, मतलब हर एक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो सूचना क्या है, अपरिमित भी है, वर्धनशील भी है और आपका अंतर्विषयक भी है। दूसरा है, सूचना को अभिलिखित किया जा सकता है, यानी सूचना को हम लिख भी सकते हैं। होता नहीं है ब्लैक बोर्ड पे आप विद्यालय जाते होंगे तो आपने देखा होगा सूचना बोर्ड होती है, उस पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो लिख दी जाती हैं। तो वो चीज़ है कि सूचना को अभिलिखित किया जा सकता है। एक तरह का मैं उदाहरण देने की कोशिश कर रही हूँ तो आप ताकि अच्छे से समझ पाएँ। तीसरा है, सूचना सारपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण मानवीय मस्तिष्क उत्पाद है। यानी ये मानव द्वारा ही सोचा जाता है ना कि हमारे टीचर हमको ये बता रहे हैं तो वो कुछ सोच के ही बता रहे होंगे। तो मानवीय मस्तिष्क उत्पाद तो होता है, लेकिन कैसा, सारपूर्ण होता है, यानी एक तरह का सारांश हो सकता है किसी भी बात का, एक तरह का
इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है किसी भी लॉन्ग मतलब डिस्कशन का, तो एक तरह का सारपूर्ण होता है और एक उद्देश्यपूर्ण भी होता है ये, यानी एक निश्चित उद्देश्य की वजह से ये बताया जाता है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी हो, किसी भी रीज़न बिना बेवजह बता दिया गया हो, उसका एक कोई उद्देश्य होता होगा, एक तरह का सार होता होगा किसी भी चीज़ का या किसी भी किस्से का, किसी भी बात का, तो वो होता है सूचना। और ये मानव मस्तिष्क का ही उत्पाद होता है, यानी मानव मस्तिष्क द्वारा ही निकली हुई बात होती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। चौथा है सूचना आंकड़ों का संगठित व्यवस्थित रूप होती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, सूचना को आंकड़ों के रूप में, तो मतलब एक तरह का है जैसे हमको कई सारा सूचना देना है अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये कई सारे आंकड़ों का क्या है, संगठित और व्यवस्थित रूप होता है। और पांचवा हमारा है सूचना वर्तमान भूत भविष्य में सत्यता स्थापित करने में सहायक होती है, यानी एक तरह का प्रूफ बताती है कि चाहे वो वर्तमान हो, चाहे वो भूत हो, चाहे भविष्य हो, इन सभी में क्या है, सत्यता स्थापित करने में ये बहुत ज़्यादा सहायता करती है कि ये चीज़ें ऐसा हुई, मतलब ऐसे होंगी या हुई हैं या हो रही हैं, ठीक है, तीनों अवस्थाओं में। छठा है सूचना स्मरण करने, हस्तांतरण करने एवं संप्रेषण करने योग्य होती है, यानी वही कि सूचना जैसे ऐसा नहीं कि सूचना बहुत लंबा चौड़ा होगा, सूचना छोटा होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया सूचना की प्रकृति के अंतर्गत, तो छोटा होगा तो याद करने योग्य हो सकता है, यानी स्मरण का मतलब याद करना, तो सूचना क्या है, याद करने योग्य होता है। और सूचना हस्तांतरण करने, यानी किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने योग्य भी होता है। संप्रेषण करने यानी बताने योग्य भी होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है विशेषता के अंतर्गत। सातवां है सूचना की उपयोगिता में समय अनुसार परिवर्तन संभव है, तो ये मैंने प्रकृति में भी डिस्कस किया था कि वही जो सूचना है वो हमेशा समय के अनुसार परिवर्तित होता है, ऐसा नहीं कि वो एक बार फिक्स हो गई तो हमेशा के लिए फिक्स हो गई, ऐसा नहीं होता है। आपका आठवां है सूचना का मूल्यांकन एवं विनिमय किया जा सकता है। विनिमय का मतलब है एक्सचेंज, यानी आदान प्रदान, तो हेर फेर यानी इधर से उधर, तो विनिमय कर भी सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। बार बार एक ही चीज़ डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। और सूचना का मूल्यांकन हो सकता है, प्रकृति में मैंने ये भी बताया कि उसका मापन की आवश्यकता होती है। सूचना का वही चीज़ है कि मूल्यांकन जो है वो कर सकते हैं कि वो सूचना सही है कि नहीं, कहाँ तक, किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, ये कितने लोगों तक जानी चाहिए, या फिर इसको कहाँ तक सीमित रखना है, यानी बहुत सारी चीज़ें, तो मूल्यांकन भी किया जा सकता है सूचना का। सूचना का संचयन किया जा सकता है, सूचना को इकट्ठा किया जा सकता है, उसको रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, तो वो चीज़ हो गई। जो जैसे जहाँ पर जैसे ज़रूरत हो, जिस तरह की सूचना की ज़रूरत हो, उसके अकॉर्डिंग हम उसे फैला सकते हैं, संचयन कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। दसवां है सूचना उपयोग में नष्ट नहीं होती है। अगर हम किसी सूचना का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सूचना वो ख़त्म हो गई, हम अपनी एक फ्रेंड को कोई बात बता रहे हैं तो सूचना उसको बताने से ही मतलब नष्ट हो गई, ऐसा नहीं है। उपयोग में नष्ट नहीं होती है, सूचना को हम नष्ट नहीं कर सकते अगर उपयोग कर रहे हैं तो। करना है सूचना संप्रेषण के समय तत्वों का विशेष महत्व होता है। अगर हम सूचना को संप्रेषण कर रहे हैं यानी सूचना को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं तो समय तत्वों का विशेष महत्व होता है कि हम किस समय वो सूचना लोगों तक। आप किसी को ये बताना है कि हमको किसी को कहना है कि फ्राइडे को आपको उन्होंने अपने घर बुलाया था, हम फ्राइडे को नहीं बता के हम सैटरडे को बता रहे हैं, यानी हम शनिवार को बता रहे हैं कि आपको दोस्त ने आपको अपने घर बुलाया था शुक्रवार को। समय जाने के बाद सूचना का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो वही चीज़ है कि सूचना संप्रेषण में समय तत्व का बहुत महत्व होता है। 12वां है सूचना व्यापारिक एवं औद्योगिक विकास का आधार होती है इत्यादि। अगर व्यापारिक अगर देखें या औद्योगिक विकास में देखें तो होता नहीं, आज जैसे आप मॉल में जाते होंगे तो आज इतना % डिस्काउंट है, तो उद्योग में हो या व्यापार में हो, इसका बहुत सूचना का बहुत बड़ा हाथ होता है। सूचना दे दी जाती है पहले हफ्ते भर से, महीने भर से पहले की इस टाइम सेल आएगी, इस टाइम सेल आएगी। ऑनलाइन आपने देखा होगा दिवाली पे सेल आती है, होली पे सेल आती है, आप लोग खुद करते होंगे, टीवी करते होंगे, मोबाइल करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें जितने भी डिस्काउंट, कपड़े खरीदते होंगे डिस्काउंट पे, जब ऑफ़र आता है तो ये सूचना में पहले से दे दी जाती है। तो उद्योग में, व्यापार में भी बहुत यूज होता है सूचना। तो ये हमने बता दिया आपको विशेषता इसकी, और इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, बट आई थिंक इतना इनफ है।
अब हम बात करेंगे सूचना एवं ज्ञान के बीच अंतर। तो सूचना एवं ज्ञान के बीच अंतर निम्नलिखित है। तो एक तरफ ज्ञान लिखेंगे और एक तरफ सूचना और देखेंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके आप उसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी हर लोगों के कमेंट का जवाब देने की या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके ज्ञान और सूचना के बीच अंतर की। तो पहला है प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट को समझना ही ज्ञान है। तो ज्ञान क्या होता है, किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लें, उसके बारे में जान लें, तो वो हम ज्ञान कहते हैं उसे। लेकिन सूचना क्या है, प्रत्यय से संबंधित तथ्य सूचनाएं कहलाती हैं। अगर हमको कोई जैसे अगर हमको हिस्ट्री पढ़ा दिया गया, हिस्ट्री हमको पढ़ा दिया गया, जैसे हमको रामायण के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया गया, तो हम रामायण के बारे में जान लिए सब कुछ, तो ये हमारा ज्ञान हो गया। लेकिन रामायण में सीता जो है वो राम की पत्नी थी, एक इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, दशरथ के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया। तो क्या है, उससे संबंधित तथ्य जो है किसी भी प्रत्यय का या किसी कॉन्सेप्ट का, वो सूचना कहलाती है। इसी तरह ज्ञान में दूसरा देखेंगे, ज्ञान सूचनाओं के माध्यम से विकसित होती है। यदि बहुत सारी अगर हम सूचनाओं को मिला दें तो ज्ञान कहीं ना कहीं विकसित हो गया ना। दशरथ के 4 पुत्र थे, सबकी पत्नियों के नाम बता दिए, कि फिर राम के 2 पुत्र थे, लव कुश। मतलब अगर हम हर सूचना को मिला दें तो हमारा जो है वो ज्ञान तैयार हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। लेकिन सूचना क्या है, सूचनाएं किसी घटना के अवलोकन के फलस्वरूप विकसित होती हैं। यानी कोई घटना हम देख लिए, जैसे हमने वही चीज़ हो गया, हम कहीं पर नाटक देखने गए, हमने नाटक देखा तो हमने कहा कि आज का नाटक ये मतलब इस चीज़ पे था, दहेज प्रथा के खिलाफ था। एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं, दहेज प्रथा के खिलाफ का आज का नाटक था, तो ये हमने सूचना दे दी। तो सूचना किसी घटना, कोई भी घटना हो रही है, उसको देखने के फलस्वरूप विकसित होती है। तीसरा है ज्ञान में कि ज्ञान सूचनाओं पर निर्भर होता है। तो वही चीज़ जैसे मैंने बताया कि सूचनाओं को मिला दे तो हमारा ज्ञान कहीं ना कहीं तैयार हो जाता है। तो ज्ञान जो है वो सूचनाओं पर निर्भर होता है। लेकिन सूचनाएं क्या है, सूचनाएं जो है वो तथ्य पे और संदेश पर निर्भर होती हैं, कि क्या तथ्य है उस पर ये सूचना निर्भर करती है कि हाँ ये वाकई में ऐसा हुआ है। और संदेश अगर हमको कोई देना है या हमको कोई संदेश मिला है तो हम उससे रिलेटेड भी सूचना लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो तथ्य और संदेश पर हमारी सूचना निर्भर करती है। चौथा है ज्ञान में ज्ञान प्राप्त करने के लिए समझना, सोचना, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आदि प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अगर हम ज्ञान की बात करें, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में ज्ञान चाहिए तो हमें उसके हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा यानी मनन करना पड़ेगा, संश्लेषण करना पड़ेगा, फिर हमको उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा कि इसमें कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ नहीं है। सब कुछ जानने के बाद हम जो है ज्ञान कहीं ना कहीं पूरा होता है। लेकिन सूचना के साथ क्या है, सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए किसी घटना का अवलोकन और प्रत्यक्षीकरण करना पड़ता है, जैसे मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको। तो समझ में आया। अभी 5वां में है ज्ञान में बदलाव आ सकता है, लेकिन सूचनाएं सदैव एक जैसी बनी रहती हैं। यानी एक बार कोई सूचना दे दी गई तो हो सकता है समय के साथ बदली रहे, लेकिन अगर हमको कल एग्जाम है तो मेरा कल एग्जाम तो रहेगा ना। तो जो अभी मतलब इंस्टेंट अगर कोई सूचना है तो वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि अब आज ही मैंने बोला कि कल एग्जाम है, फिर मैं बोल दूँ कल नहीं परसों एग्जाम है, तो ऐसे तुरंत नहीं हो सकता। हाँ, समय के साथ परिवर्तन हो सकता है किसी वजह से, बट ऐसा जो अगर कोई जैसे अब इस एग्जाम वाली बात को छोड़ दें, वो तो समय अनुसार परिवर्तन के कॉन्सेप्ट में समझाने के लिए कहा था। अगर हम इस ऐसी बात करें कि दशरथ के 4 पुत्र थे, ये इन्फॉर्मेशन हमको दे दी गई है, ये सूचना हमको बता दी गई है, तो ऐसा तो नहीं दशरथ के फिर 8 पुत्र हो जाएंगे, रहेंगे तो 4 ही ना, तो सूचना एक जैसी बनी रहती है। इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो ज्ञान एक विस्तृत अवधारणा है, तो ये नहीं किसी भी चीज़ को विस्तार से जानना ही है। लेकिन सूचना क्या है, संकीर्ण अवधारणा है, यानी एक छोटा सा पार्ट होता है, लिमिटेड होता है। ठीक, इस तरह ज्ञान में साता हो जाएगा कि ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। जब हम किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं तो वो हमारा ज्ञान होता है, और जब हम पूरी जानकारी किसी चीज़ को लेंगे तो हमारा मानसिक परिवर्तन भी होगा और मानसिक वृद्धि भी होगा ना। लेकिन सूचना के साथ क्या है कि सूचना प्राप्ति में किसी प्रकार की मानसिक परिवर्तन या मानसिक वृद्धि नहीं होती है। अगर हमको इन्फॉर्मेशन दे दिएगा तो ऐसा नहीं कि मेरा दिमाग बहुत तेज हो गया, मेरा सोचने की शक्ति मेरी बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। सूचना से कोई भी मानसिक वृद्धि या मानसिक परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ज्ञान से होता है। ज्ञान अगर हमको किसी चीज़ का बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाए, तो अगर हमको उस चीज़ से रिलेटेड कोई हमारे अंदर कोई गलत चीज़ है कि नहीं ऐसा होता है कि नहीं पता नहीं, इस तरह का कोई
एक डाउट हो तो वो भी हमारा ख़त्म हो जाता है, तो मानसिक परिवर्तन हमारा हो जाता है और हमारी जो नॉलेज है वो भी बढ़ जाती है, यानी हमारा जो है मानसिक क्षमता जो है वो भी बढ़ जाती है। 8वां हमारा है ज्ञान के लिए जानकारी होना आवश्यक है। तो किसी चीज़ का जानना ही वही तो ज्ञान है, तो जानकारी तो होना बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन सूचना के लिए ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। यानी ज्ञान जो है वो ज़रूरी नहीं होता है अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन या सूचना का आदान प्रदान करना है तो। 9वां है ज्ञान को बार बार निर्मित नहीं किया जा सकता। यानी जो है ज्ञान अगर एक बार है, अगर हमने रामायण पढ़ लिया तो रामायण में जो चीज़ें हैं वो हमारा रामायण में ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कि उसमें परिवर्तन हो जाएगा। निर्मित उसे हम दोबारा से नहीं कर सकते, वो एक बार निर्मित है तो निर्मित है। लेकिन जानकारी या सूचना के साथ क्या है कि उसे दोबारा से बनाया जा सकता है। कि सूचना जो है, कल आपका एग्ज़ाम है, फिर कल आपका मैथ का एग्ज़ाम है, फिर हमने कह दिया परसों आपका साइंस का एग्ज़ाम है, फिर आपको आगे कह दिया फिर आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, इस तरह। तो सूचना जो है वो दोबारा से बनाया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन हमेशा देखते हैं ना, नई नई चीज़ें हमेशा जुड़ती जाती हैं। फिर 10वां हमारा है ज्ञान प्राप्ति सोच समझ कर ही पहल करके प्राप्त किया जा सकता है, जबकि सूचनाएं स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती हैं। यानी सूचनाओं के साथ कोई सोचने समझने वाली झंझट नहीं होती है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति में हर चीज़ को सोच कर समझ कर ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और उसको जान लिया तो वही हमेशा सत्य होगा। उस चीज़ को हम सोचेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर जो सही होगा उसे हम याद करेंगे या जानेंगे, समझेंगे, तो हमारा ज्ञान होगा। तो ये हो गया हमारा अंतर ज्ञान और सूचना में। और आई थिंक इतना बहुत है, इनफ है। आपको अगर आप समझ लेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप भूलेंगे ही नहीं कि क्या अंतर होता है। मैंने कोशिश की है समझाने की, आई होप आपको समझ में भी आया हो। बट अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स तो है ही। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, शिक्षा एवं अधिगम हेतु ज्ञान एवं सूचना का महत्व या निहितार्थ। तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, तो फटाफट इसको देख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे शिक्षा एवं अधिगम को सरल, सूक्ष्म, उपयोगी, मनोरंजनपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के ज्ञान व सूचना का बहुत महत्व होता है। शिक्षा एवं अधिगम हेतु ज्ञान एवं सूचना का महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। पहला हमारा है शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्रक्रिया के लक्ष्य को निर्धारित करने में तथा अधिगम को प्रभावपूर्ण बनाने में ज्ञान एवं सूचना अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। यानी अगर हम बात करें जैसे स्कूलों की या कॉलेजों की, तो वहाँ पे देखिए अगर हमको शिक्षा प्रक्रिया जो हमारी है उसका क्या लक्ष्य है कि शिक्षा प्रक्रिया कितने समय में पूरी हो, शिक्षा प्रक्रिया बेहतरीन तरीके से हो। तो जो शिक्षा प्रक्रिया का लक्ष्य है उसको पूरा करने में कौन महत्वपूर्ण अधिगम निभाता है? आपका ज्ञान और सूचना। ज्ञान अगर अच्छा है, अगर सूचना सही से हो रही है तो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया बहुत अच्छे से होगी और प्रभावपूर्ण तरीके से होगी। यानी उसे हम बेहतर तरीके से बच्चों के साथ समक्ष रख सकते हैं बच्चे, ताकि उसको अच्छे से समझ सके, जान सके, शिक्षा प्रक्रिया बहुत बेहतर हो सके, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया बहुत अच्छी हो सके। तो ज्ञान और सूचना बहुत उपयोगी सिद्ध होता है उसमें। दूसरा है मानव तथा अन्य संसाधनों का शिक्षण एवं अधिगम के लिए प्रभावशाली ढंग से संगठित करने में सूचना एवं ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी अगर जो भी अन्य संसाधन हैं, चाहे वो मानव तथा अन्य संसाधन जो भी मतलब शिक्षण और अधिगम को प्रभावशाली ढंग से बच्चों तक प्रस्तुत करने में अगर हम देखें तो जैसे टीचर ये होता है ना, चार्ट पेपर बहुत उपयोगी होता है वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है? अन्य संसाधन ही तो है। तो ये जो संसाधन है इसको कलेक्ट करने में अब जैसे टीचर को पता होगा ना कि ऐसा करेंगे तभी हमारी शिक्षा प्रक्रिया और बेहतर बन पाएगी। सूचना ये मतलब वही चीज़ कहा गया कि सूचना और जो है आपका ज्ञान जो है वो इसमें बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि जब ये नॉलेज रहेगा तभी तो आप ऐसा कर पाएंगे। ठीक है। तीसरा है नवीनतम शैक्षिक नीतियों एवं विधियों से परिचित होने के लिए ज्ञान एवं सूचना उपयोगी होता है। तो जो भी आपका जो सूचना और ज्ञान है, जैसे नई नई शिक्षक नीतियाँ जो है मतलब शिक्षण नीतियाँ आ रही हैं, आपका जो विधि आ रही है कि इस विधि से पढ़ाएंगे, जैसे प्रयोगशाला विधि है, आपका व्याख्यान विधि है, श्यामपट्ट विधि है, बहुत सारी विधि ना, प्रदर्शन विधि है। तो ये विधियाँ जो है इससे परिचित होने के लिए जो नई नई शिक्षक नीतियाँ आ रही हैं उन सबको जानने के लिए भी हम जो ज्ञान है और जो सूचना है वो बहुत उपयोगी होती है। क्योंकि हमारे पास ज्ञान और सूचना नहीं होगी तो हम खुद नहीं जान पाएंगे, तो हम कैसे बच्चों के समक्ष रख पाएंगे। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। उचित शिक्षण परिस्थितियों का निर्माण करने में ज्ञान एवं सूचना महत्वपूर्ण होती है। यानी अगर आपके अध्यापक के पास ज्ञान और सूचना होगी तो वो ऐसी मतलब शिक्षण परिस्थितियाँ निर्माण कर सकेगा जिसके अंतर्गत बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाएँ। तो इसके लिए भी ज्ञान और सूचना जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत मायने रखती है।
5वां है विद्यार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए तथा उनको उचित मार्गदर्शन देने के लिए ज्ञान एवं सूचना की आवश्यकता पड़ती है। अगर ज्ञान और सूचना की मदद से जैसे अध्यापक क्या कर सकता है कि जैसे बच्चों का आकलन कर सकता है कि बच्चों को कहाँ पे मार्गदर्शन की ज़रूरत है, कहाँ पर बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, कहाँ पर बच्चे को शाबाशी देने की ज़रूरत है। तो अगर उसे ज्ञान और सूचना बहुत अच्छे से उपयोग करने आता होगा तो वो बच्चों का मार्गदर्शन बहुत अच्छे से कर पाएगा, बच्चों को समझ पाएगा, बच्चों की परिस्थिति के अनुसार उसकी मदद कर सकेगा। तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि ज्ञान और सूचना बहुत ज़रूरी होती है, बहुत आवश्यक होती है। 6वां है शिक्षण एवं अधिगम के लिए विभिन्न तकनीकी माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, ईमेल आदि छात्रों की शैक्षिक उपयोगिता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। शिक्षण एवं अधिगम के इन विभिन्न तकनीकियों को समझने एवं जानने में ज्ञान और सूचना महत्वपूर्ण रूप से मदद करते हैं। तो वही चीज़ है ना, जब अध्यापक के पास जैसे हम अध्यापक यहाँ पिछले बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए, जैसे अगर ज्ञान और सूचना का नॉलेज उसके पास होगा, जिस अध्यापक की बात कर रहे हैं हम जैसे, तो अगर उसे ज्ञान और सूचना के बारे में मतलब ज्ञान और सूचना का उपयोग करने आता होगा तभी तो वो टीवी, आजकल जैसे मॉडर्न जो चीज़ें आ रही हैं शिक्षण से रिलेटेड, जैसे टीवी का यूज हो गया, लैपटॉप यानी कंप्यूटर का हो गया, ईमेल का हो गया, रेडियो का मतलब उपयोग हो गया। तो जो नई नई तकनीकी आ रही है शिक्षण अधिगम से रिलेटेड, इसका उपयोग वो बच्चों को अच्छी परिस्थिति में शिक्षण करने में मदद कर पाएगा। ज्ञान और सूचना का उपयोग करके ही वो इन चीज़ों के बारे में समझ पाएगा, जान पाएगा और उसका उपयोग करना भी सीख पाएगा ताकि शिक्षा प्रक्रिया बेहतर हो सके। तो हम कह सकते हैं कि अतः इन सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि शिक्षा अधिगम हेतु ज्ञान एवं सूचना का विशेष महत्व होता है। यानी ज्ञान और सूचना की मदद से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है उसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट है बट आई थिंक इतना इनफ है। तो इस सभी बिंदुओं से हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान और सूचना का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।